हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लकी एजुकेशन। मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, व्याख्याता भूगोल, आपके लिए लेकर के आया हूँ 11th क्लास 11th आर्ट्स ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा। उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें पुरानी बुक की थी वो बताई थी कि पुरानी बुक में किस किस प्रकार से कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं और भूगोल को किस किस प्रकार से बांटा गया है। लेकिन मैं एक चीज़ आपके लिए बता दूं, अब वर्तमान में नया सिलेबस आ चुका है हमारा। एनसीईआरटी लागू कर दी गई है, तो एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हो गया। हमारी दो किताबें आ रही हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी की। एक तो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत यानी फिजिकल ज्योग्राफी, और एक है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। तो उसकी हम बात कर रहे हैं। और इस किताब में थोड़ा सा परिवर्तन है। पहले यही किताब चला करती थी, लेकिन बीच में 2 साल के लिए परिवर्तित कर दी गई थी। और इसमें कुछ परिभाषाएं, 2 परिभाषा दे रखी हैं बस, भूगोल की और भूगोल की परिभाषा। अब जो तुम्हारा जो सिलेबस शुरू हो रहा है वो मुख्य सिलेबस शुरू हो रहा है आज से, जो हो रहा है। तीसरा लेक्चर है मेरा, और इस तीसरे लेक्चर में ये जो आज का जो सिलेबस शुरू हो रहा है वो मुख्य सिलेबस है 11th आर्ट्स वालों के लिए, भूगोल विषय वालों के लिए। तो इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। ये मैं आपके लिए खोल के बता देता हूँ। इसी में से आपको क्वेश्चन आना है और इसी का अध्ययन हमें करना है। अब मैं ये बता देता हूँ आपके लिए कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या वो पूछ सकता है, कैसे पूछेगा, वो मैं आपके सामने। तो पहली बात तो वो पूछेगा कि भूगोल की परिभाषा। आपकी किताब में केवल 2 परिभाषा दे रखी हैं, 2 विद्वानों के अनुसार परिभाषा दे रखी हैं। और वो दे रखी है, पहली जो परिभाषा दे रखी है वो रिचर्ड हार्टशॉर्न के अनुसार दे रखी है, रिचर्ड हार्टशॉर्न के अनुसार। और दूसरी जो परिभाषा दे रखी है वो अल्फ्रेड हैटनर के अनुसार दे रखी है। इन दोनों की ही परिभाषा दे रखी है, 2 परिभाषा दे रखी हैं। अब पहली जो परिभाषा है वो है रिचर्ड हार्टशॉर्न की। वो कह रहा है कि भूगोल का उद्देश्य प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन करना है। सिंपल परिभाषा है, बहुत ही सादा परिभाषा है कि भूगोल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो प्रादेशिक या क्षेत्रीय यानी प्रदेशों के हिसाब से या अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग जो भिन्नताएं या विशेषताएं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनका अध्ययन करना ही भूगोल होता है। ये भूगोल का मुख्य उद्देश्य होता है, ये हार्टशॉर्न कह रहा है। दूसरी जो परिभाषा है हैटनर की है। उसने परिभाषा दी है कि भूगोल पृथ्वी के कारणात्मक संबंधों की व्याख्या करता है, कि जो भूगोल है वो पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है जिसमें भूगोल के कारणात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मैंने आपके लिए पहले बताया था कि पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या था, उस सब चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ये हैटनर महोदय कह रहे हैं। हमारी एक चीज़ और बता देता हूँ, भूगोल की भाषा में जो विद्वान होते हैं उनको महोदय कहा जाता है या विद्वान कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रिचर्ड हार्टशॉर्न महोदय ने कहा है कि भूगोल का उद्देश्य प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन करना है, और अल्फ्रेड हैटनर जो हैटनर महोदय हैं उन्होंने कहा है कि भूगोल पृथ्वी के कारणात्मक संबंधों की व्याख्या करता है। अब जो आपकी किताब आई है नई एनसीईआरटी की बुक, उसमें भूगोल को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहली जो किताब थी पिछली साल वाली, उसमें भूगोल को 2 शाखाओं में बांटा गया था, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के रूप में। लेकिन यहाँ क्या किया है, अब एनसीईआरटी की बुक में भूगोल की 2 शाखाएं बताई गई हैं। जो मुख्य शाखाएं जो होती हैं, वास्तविक जो शाखाएं, वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी के थ्रू, कि इनका जो विकास हुआ था वो कहाँ से हुआ था और फिर कैसे बटी थी। ये वो मैं आपके लिए खुल के बता देता हूँ। तो भूगोल की 2 शाखाएँ होती हैं। पहली जो शाखा है वह है विषय वस्तु भूगोल या क्रमबद्ध भूगोल। अब विषय वस्तु भूगोल या क्रमबद्ध भूगोल क्या होता है? ये एक सामान्य भूगोल है। इसमें हम किसी एक ही विषय के से संबंधित उसके ही क्रम के रूप में अध्ययन करते हैं। हम कोई एक विषय लेते हैं, फिर उसका क्रम से हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पृथ्वी ली है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि पृथ्वी कहाँ से आई, इसकी उत्पत्ति। बाद में पहले ये देखो कि पृथ्वी से पहले क्या था, तो पृथ्वी से पहले ब्रह्मांड था, तो हम पहले ब्रह्मांड को पढ़ेंगे। अब हम एक ही विषय लेके चल रहे हैं पृथ्वी का, तो पृथ्वी को पढ़ने के लिए पहले हमें ब्रह्मांड पढ़ना पड़ेगा। ब्रह्मांड में कौन सा कैसे परिवर्तन हुआ, तब पृथ्वी आई, और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उस सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो एक ही विषय लेते हैं और उसका क्रमबद्ध रूप से, क्रम से हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वो कहलाता है विषय वस्तु या क्रमबद्ध भूगोल। तो अब देखिए, विषय वस्तु या क्रमबद्ध भूगोल की जो उत्पत्ति हुई थी वो 1769 से 1859 ईस्वी के मध्य हुई थी। बिल्कुल मोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा आएगा। विषय वस्तु या क्रमबद्ध भूगोल की उत्पत्ति कब हुई, तो 1769 से 1859 ईस्वी के मध्य। अगला जो बात है, इसकी जो उत्पत्ति की थी वो जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे, जर्मनी के विद्वान थे, और उनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने विषय वस्तु या क्रमबद्ध भूगोल की उत्पत्ति की, इसीलिए इनको वर्तमान भूगोल का जनक भी कहा जाता है।
अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ध्यान रखना, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने विषय वस्तु या क्रमबद्ध भूगोल की उत्पत्ति की। कब की? 1769 से 1859 ईस्वी के मध्य। इसको सामान्य भूगोल कहा जाता है। मैंने आपके लिए पहले ही बता दिया है कि इसका अर्थ होता है विषय वस्तु या क्रमबद्ध भूगोल का, कि हम किसी एक ही विषय का क्रम के अनुसार अध्ययन करते हैं, वो विषय वस्तु या क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है। दूसरी शाखा है वो है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल का अर्थ होता है कि किसी एक ही प्रदेश का किसी एक विशेषता का अध्ययन करना प्रादेशिक भूगोल होता है। कोई एक प्रदेश लिया और उसकी समस्त विशेषताओं का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं क्रम से, तो वो प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। या क्षेत्रीय भूगोल भी इसका दूसरा नाम दे दिया जाता है कि क्षेत्रीय भूगोल। तो इसमें अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग विशेषताओं का हम अध्ययन करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग विशेषता होती है, मैं बता देता हूँ, और उन विशेषताओं का अध्ययन करना क्षेत्रीय प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, अब इनमें 10 साल का अंतर है, केवल 10 वर्ष का अंतर है। यहाँ 1769 है, यहाँ 1779 वर्ष है। 1779 से 1859 ईस्वी पूर्व के मध्य हुई थी। और इसकी जो उत्पत्ति की वो जर्मनी के ही भूगोलवेत्ता थे, कार्ल रिटर। अब मैं आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ आपके ज्ञान के लिए कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर ये दोनों ही गहरे मित्र थे और एक ही विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं, एक ही विद्यालय में पढ़े हुए थे, एक ही कॉलेज के पढ़े हुए हैं दोनों, और एक ही समय में पढ़ते थे। और लेकिन दोनों की विचारधाराएं जो थी वो अलग अलग थी। एक तो मानता था कि भूगोल की जो उत्पत्ति है वो एक ही विषय के क्रमबद्ध अध्ययन से हुई है, और एक कहता था कि नहीं, भूगोल में अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ये थोड़ा सा अंतर था केवल दोनों में, जो आपके सामने है। और दोनों ने ही इन दोनों भूगोल की शाखाओं की उत्पत्ति कर दी जो आपके सामने है। तो परिभाषा हो गई आपके सामने भूगोल की, जो आपकी एनसीईआरटी की नई बुक में दे रखी है वो परिभाषा हो गई, और भूगोल की शाखा हो गई। अब इन शाखाओं में हम कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो मैं आपके लिए बता देता हूं। तो भूगोल के कुछ क्षेत्र होते हैं जिनमें हम अलग अलग शाखाओं का जो है अध्ययन करते हैं। जैसे बहुत विषय वस्तु क्रमबद्ध भूगोल है, तो इसमें हम करते हैं जैसे भू आकृति विज्ञान का अध्ययन, जियोमॉर्फोलॉजी होता है भू आकृति विज्ञान। तो भू आकृति नाम से पता चल रहा है, भू आकृति विज्ञान का मतलब क्या होगा? भू का मतलब पृथ्वी, आकृति का मतलब आकार, यानी पृथ्वी के ऊपर जो आकृतियां पाई जाती हैं या पृथ्वी के ऊपर जो आकार या संरचना पाई जाती हैं उनका अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम भू आकृति विज्ञान कहते हैं। तो भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर स्थित आकृतियों का अध्ययन किया जाता है या संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, भू आकृति विज्ञान कहलाता है। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत मैंने आपको कल बताया था कि जलवायु विज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम पृथ्वी के धरातल पर स्थित तापमान, दाब, वायुदाब जिसको हम बोलते हैं, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, जलवायु और वायु की गति एवं दिशा और जलवायु, इनका अध्ययन करते हैं, तो वो जलवायु विज्ञान होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया जलवायु विज्ञान की परिभाषा कि पृथ्वी के धरातल पर स्थित तापमान, वायुदाब, मौसम भी इसी का एक पर्याय है, ध्यान रख लेना। उसके अलावा मैंने आपके लिए बताया था कि जो वायु की गति एवं दिशा है उसका अध्ययन भी हम इसी के अंतर्गत करते हैं, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत। अगली जो शाखा बताई है जल विज्ञान बताई है, इसके अंतर्गत हम जल का अध्ययन करते हैं, जल के क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, जल के सागर और महासागरों का अध्ययन करते हैं, वो होता है आपका जल विज्ञान। अगली जो शाखा दे रखी है आपकी वो दे रखी है साहब मृदा भूगोल। मृदा भूगोल के अंतर्गत हम मिट्टी, उसकी संरचना और मिट्टी के प्रकारों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। अगला जो दे रखा है मानव भूगोल। अब देखिए मैं एक चीज और बता देता हूं, इस विषय वस्तु या क्रमबद्ध भूगोल को दो भागों में बांटा था, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ये इसी का रूप है, जो मैंने आपके लिए बताया था वो इसी की शाखाएं थी, पिछली क्लास में जो बताई थी वो इसी की शाखाएं थी। विषय वस्तु या क्रमबद्ध भूगोल की दो शाखाएं होती हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब मैंने जो आपके लिए परिभाषाएं बताई हैं वो भौतिक भूगोल की। अब आती है मानव भूगोल की। मानव भूगोल की मैंने शाखाएं आपके लिए लिखा चुका हूं मैं, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, परिवहन भूगोल। जैसा नाम से पता चल रहा है वैसा ही अध्ययन किया जाता है। सामाजिक भूगोल है तो सामाजिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है मानव की। अगर सांस्कृतिक भूगोल है तो समाज में प्रचलित संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है, प्राचीन काल से चली आ रही संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, बस नाम से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है प्रादेशिक भूगोल की। तो प्रादेशिक भूगोल में हम कुछ चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो थोड़ा थोड़ा अलग है, बाकी कुछ नहीं है। प्रादेशिक भूगोल की परिभाषा आपको याद रखनी है बस, और वो प्रादेशिक भूगोल की परिभाषा है कि हम किसी एक ही प्रदेश की
विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करते हैं वो प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है और ये आपका क्लियर हो जाता है यहाँ तक। बस इतना सा दे रखा है, बाकी भूगोल के क्षेत्र दे रखे हैं। भूगोल के उप क्षेत्रों में मैंने आपके लिए शाखाएं करा दी हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, फिर उनकी शाखाएं करा दी हैं, वो उसके उप क्षेत्र हो जाते हैं। बस इतना सा है, थोड़ा सा परिवर्तन है और कुछ परिवर्तन नहीं है, बाकी जो चीज़ है वो सेम है। तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बाकी हम आगे चलते हैं। हाँ, तो आगे अब देखिए, अब बात कर रहे हैं हम, अगला हमारा चैप्टर नंबर 2 है और जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। चैप्टर नंबर फर्स्ट इतना ही है और उसमें से इतना ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन अब जो हमारा जो स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 2, ये मुख्य भूगोल का विषय है और मुख्य भूगोल के विषय में अब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं देना है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है और मैं बताऊँगा आपके लिए कैसे आपको याद करना है और कौन सी चीज़ याद करनी है। वैसे तो आपको सारी चीज़ याद रखनी है, क्योंकि अगली जो आपके भविष्य में जो कंपटीशन की एग्जाम आती है उसमें 70% जियोग्राफी का क्षेत्र आता है। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की छोटी से छोटी एग्ज़ाम से लेकर के बहुत बड़ी एग्ज़ाम सिविल सर्विस की तैयारी भी करेंगे, तब तक ये आपके काम चलेगी। आपके लिए हर कोई नहीं बताएगा, हर एक चीज़ को तोड़ मरोड़ करके मैं आपके लिए पूरा देने की कोशिश करूँगा। 11वीं क्लास की हम अगर भौतिक भूगोल पढ़ ही रहे हैं, फिजिकल भूगोल पढ़ रहे हैं, तो फिर उसमें हमारा दायित्व बनता है कि हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा हम दे करके चलें ताकि आपकी समझ में सही आए। तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास आपका चैप्टर नंबर 2 है। अब इसमें बताया गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसा है, क्या उसमें पाया जाता है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई पृथ्वी में, तो और उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये हमको ध्यान रखना है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की परिभाषा पढ़ेंगे पहले, फिर ब्रह्मांड के संदर्भ में जो अवधारणाएं दी गई हैं उनको पढ़ेंगे। छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लगेगी ऐसी क्या है और क्या है, ये क्या नहीं है, बहुत छोटी है, सिंपल है, बहुत सरल है। तो उससे पहले हम ब्रह्मांड पढ़ते हैं और ब्रह्मांड जो चीज़ है उसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं 3 रूपों में। सरल हैं, बिल्कुल एक ही बार में समझ आ जाएगी। देखिए क्या हुआ, मानव के मन में, ब्रह्मांड की परिभाषा पढ़ रहे हैं, ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं, तो मानव के मन में एक क्रमबद्ध इकाई के रूप में, एक क्रम के रूप में संसार का चित्र उभरा। यानी मानव का मन था, सोचने लग गया, कल्पना करने लग गया और उसके मन में कल्पना करते करते संसार का जो चित्र सामने आया उसकी कल्पनाओं में, उसके सपनों में, उसे उसने ब्रह्मांड नाम दे दिया। ये तो सिंपल परिभाषा हो गई इसकी कि मानव के मन में एक क्रमबद्ध इकाई के रूप में संसार का चित्र उभरा, जिसे हमने ब्रह्मांड कह दिया। दूसरी जो परिभाषा है वो है कि धरातल के ऊपर अस्तित्व में, यानी कि हम जिस धरातल पर रहते हैं उससे ऊपर अस्तित्व में आज भी वर्तमान में अस्तित्व है, और वो है द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप का। तो जो वर्तमान में द्रव्य और ऊर्जा का जो सम्मिलित रूप पाया जाता है, अस्तित्व में है फिलहाल, उस रूप को हम कहते हैं ब्रह्मांड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि धरातल के ऊपर अस्तित्व में स्थित द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा गया है। तीसरी जो परिभाषा है वो भी बड़ी सिंपल परिभाषा है और इसमें लिखा गया है कि धरातल के ऊपर सूक्ष्मतम कण या अणु कह सकते हैं इसको हम, बिल्कुल छोटे से छोटे अणु से लेकर के बड़ी से बड़ी आकाशगंगा आदि के सम्मिलित रूप को क्या कहा गया है, ब्रह्मांड कहा गया है। यह परिभाषा है कि धरातल के ऊपर सूक्ष्मतम कण या सूक्ष्मतम अणु से लेकर के छोटे से छोटे अणु से छोटे कण से लेकर के बहुत बड़ी आकाशगंगा तक आदि के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। धरातल के ऊपर अस्तित्व में स्थित द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। मानव के मन में एक क्रमबद्ध इकाई के रूप में संसार का जो चित्र उभरा उसे हमने क्या कह दिया, ब्रह्मांड कह दिया। तो ब्रह्मांड की ये 3 परिभाषाएं। अब बताओ इनमें कौन सी चीज़ ऐसी कठिन लग रही है आपको जो याद नहीं हो पाएगी। इतनी सिंपल चीज़ें हैं, बहुत सरल चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना है आपको और आपको ये याद हो जाएंगी। आगे है साहब, ब्रह्मांड के बारे में 2 अवधारणाएं चलती हैं और 2 अवधारणा कौन कौन सी हैं। पहली जो अवधारणा आती है वो आती है जियोसेंट्रिक अवधारणा। अब देखिए, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, ये मान लीजिए मैंने लिख दिया जियोसेंट्रिक। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और सेंटर का अर्थ होता है केंद्र। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, इस अवधारणा में, जियोसेंट्रिक अवधारणा में, इसमें बताया गया है 140 ईसा पूर्व में मिस्र यूनानी परंपरा के प्रसिद्ध विद्वान, क्या है, मिस्र और यूनानी परंपरा के प्रसिद्ध एक विद्वान हुए और उनका नाम है क्लॉडियस टोलेमी। इन्होंने 140 ईसा पूर्व में एक अवधारणा दी और उस अवधारणा का नाम है जियोसेंट्रिक अवधारणा। किसने दी? क्लॉडियस टोलेमी ने। कौन सी अवधारणा दी? जियोसेंट्रिक अवधारणा दी।
और कब दी? 140 ईसा पूर्व में दी। तो इसमें बताया इन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा में, इसमें बताया कि पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में बताया। इन्होंने क्या बताया जियोसेंट्रिक अवधारणा में? पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में बताया। अब जब पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में बता दिया तो ये हो गई जियोसेंट्रिक अवधारणा। अब देखिए केंद्र आ गया ना, बिल्कुल ब्रह्मांड के बिल्कुल मध्य में या सेंटर में कौन स्थित है? पृथ्वी। तो इन्होंने इसको जियोसेंट्रिक अवधारणा नाम दिया। ऐसे ही आगे चलते हैं। ये अमान्य थी लेकिन ये मानी नहीं गई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में कैसे हो सकती है? तो आगे इसकी जो सही व्याख्या की है वो किसने की है? वो की है कोपरनिकस महोदय ने। हमारे विद्वान हुए कोपरनिकस, और उन्होंने 1543 ईस्वी में एक अवधारणा दी और उस अवधारणा का नाम था हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। कौन सी अवधारणा? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। हेली कहते हैं सूर्य तारे को, और सेंटर का मतलब होता है केंद्र। हेली कहते हैं सूर्य को और सेंटर का मतलब होता है केंद्र। तो हेलियोसेंट्रिक का मतलब भी, अब इसमें इन्होंने क्या बता दिया? इन्होंने बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। इन्होंने तो बताया था टॉलेमी ने तो कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, लेकिन कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी नहीं है, कौन है? सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। इसलिए इस अवधारणा को जो नाम दिया है वो दिया है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दो अवधारणाएं हैं। अब आगे आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। अब देखिए सुनिए, ये तो अवधारणा हो गई तुम्हारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, ये परिभाषा हो गई। हमको इनमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिए कि साहब ये याद नहीं हो पा रही है या ये हमारी समझ से बाहर है। किताब में ये नहीं दे रखी है दोनों अवधारणा, में पहले ही बता देता हूँ। ये समझाने के लिए लिखी है मैंने कि आपको ब्रह्मांड आप पढ़ रहे हो तो ये मुझे समझाने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद है और मुझे समझाने में आपको सहयोग मिलेगा। अब ये जब अवधारणा दे दी, अब हमें वर्तमान में पता चल रहा है कि यार वर्तमान में वास्तव में ब्रह्मांड भी है और सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में होता है, और बाकी सभी ग्रह जो होते हैं वो किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। इससे, इस अवधारणा से हमें ये पता चल जाता है। इसलिए मैंने ये समझाने के लिए लिखी है आपके लिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर सभी ग्रह लगाते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है, वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और इसका पता कहाँ लगा? इस अवधारणा से लगा है हमें, जो कोपरनिकस ने दी है, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए और पॉइंट बाय पॉइंट आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। आगे चलते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है उसको। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और अगर कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भेजते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।